देखेंगे आपकी सांद्रता की इकाइयाँ चल रही है, उसमें से नेक्स्ट इकाई है मोलरता। देखो मोलरता जो है, मैंने कहा था मोलरता एक ऐसी इकाई है जिसमें आयतन का भी पद आता है, और जिसमें आयतन का पद आता है वो ताप से प्रभावित होती है। यानी उस इकाई के लिए, उस सांद्रता की इकाई जो है वो, उसका मान जो है वो ताप में परिवर्तन करने से बदल जाता है। मोलरता क्या होती है और कैसे ताप से प्रभावित होती है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए मोलरता क्या है। मोलरता को मोलैरिटी भी कहते हैं, मोलैरिटी, और इसको कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। डेफिनेशन को समझने के लिए अपन यूँ कहेंगे कि मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे 1 लीटर विलियन है। देखो मैंने वर्ड बोला है विलियन है, इसका मतलब इस विलियन में विलेय भी होगा और विलायक भी होगा, यानी दोनों मौजूद है। और दोनों का मेकअप कितना हुआ है, 1 लीटर। दोनों को मिला देने से 1 लीटर विलियन बना है। अब इस 1 लीटर विलियन में से केवल विलेय जो इसमें उपस्थित है उसकी मोलों की संख्या कितनी है, उसके मोलों की संख्या कितनी है, वो जितनी भी होगी मोलों की संख्या, उसी को क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। बात समझ में आई कैसे? आपके पास में 1 लीटर विलियन है, विलियन मतलब विलेय और विलायक दोनों है। 1 लीटर दोनों को मिलाने से बना है। अब उस 1 लीटर विलियन में जो विलेय है उसके मोलों की संख्या कितनी है, उसे क्या बोल देते हैं, मोलों की संख्या, मोलरता कह देते हैं। इसलिए डेफिनेशन क्या होगी कि सब 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोल देते हैं, मोलरता कह देते हैं। इसीलिए इसका फॉर्मूला ये हो जाता है, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या समटाइम यू कैन रिप्रेजेंट बाय एन, स्मॉल एन, और अपॉन क्या हो गया, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन V, यानी, और वो भी किस में लिया अपन ने, यहाँ पे लीटर में लिया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर लीटर में नहीं हो, आपको क्वेश्चन में ml दिया हुआ हो, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ताकि वो क्या होगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में मोलों की संख्या दी हुई हो और विलियन का आयतन दिया हुआ हो, तब तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार मोलों की संख्या नहीं दी हुई होती है, बल्कि जो विलेय वो घुला हुआ है इसमें, उसका द्रव्यमान दे देते हैं, मास दे देते हैं। तो द्रव्यमान देंगे तो उसका कोई ना कोई वो फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला दिया हुआ होगा या उस फॉर्मूले का नाम दिया हुआ होगा, ताकि उसका हम अणुभार निकाल सके। या फिर कोई अननोन कंपाउंड है तो उसका अणुभार अपने को दे रखा होगा। क्योंकि आप जानते हो किसी के भी मोलों की संख्या निकालते हो आप, मोलों की संख्या अपने पास में क्या है, यहाँ पे विलेय है, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करते हो, द्रव्यमान बटा अणुभार करते हो। तो द्रव्यमान से अणुभार को डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास मोलों की संख्या आ जाती है। तो ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए मोलों की संख्या ना दे और द्रव्यमान दिया हुआ हो, तो हम उस समय इसी फॉर्मूले को कुछ डिज़ाइन इस तरह से कर सकते हैं। कैसे? यानी इस विलेय के मोलों की संख्या की जगह आप लिख सकते हो विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, मोलों की संख्या मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, या यूँ कह दो विलेय के मोलों की संख्या की जगह आपने क्या पुट कर दिया, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का अणुभार पुट कर दिया। अब बचा कौन, बच गया फॉर्मूले में विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और वो भी किस में, लीटर में। ये बच गया। ये आपके पास में मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया। तो मोलैरिटी के 2 फॉर्मूले एक तरह से लिख सकते हो। अगर सीधा डायरेक्ट मोलों की संख्या दिया हो तब ये लगाएंगे, अगर विलेय का द्रव्यमान दिया हो तो आपको ये पुट करना है। जैसे एक क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे ये आपके पास में एक सरल सा क्वेश्चन है। जैसे आपको यूँ कह दे कि 20 ग्राम NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि 500 ml विलियन में घुला हुआ है।
विलयन में घुला है, तो आप उसके लिए मोलैरिटी कैलकुलेट करो, मोलरता ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले देखो मोलों की संख्या नहीं दे रखी, बल्कि उस विलेय का क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है 20 ग्राम। और वो द्रव्यमान किसका है, तो अन्य OH का है। तो यहाँ पे हमें मोलों की संख्या तो दे नहीं रखी, द्रव्यमान दे रखा है, इसलिए अपन ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। अब इस फॉर्मूले में क्या है, द्रव्यमान तो दे रखा है लेकिन इस विलेय का अणुभार नहीं दे रखा। तो अणुभार क्या करेंगे, हम अन्य OH का कैलकुलेट कर लेंगे। और वो आपको मैं बताऊं, अन्य OH का अणुभार करने के लिए सोडियम का होता है परमाणु द्रव्यमान 23, एक ऑक्सीजन 8 नंबर पे है तो डबल कर दो 16, और हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1। तो ये आपके पास में आ जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल। ये इतना अणुभार आ गया, किसका, अन्य OH का आ गया। तो भाई क्या करना, आप पुट कर दो। देखो इस मोलैरिटी के फॉर्मूले में विलेय का द्रव्यमान सबसे पहले कितना, 20 ग्राम, फिर विलेय का अणुभार, अब अन्य OH का अणुभार कितना होता है 40, तो अपन 40 ग्राम प्रति मोल ये रख देते हैं, गुणा आगे फॉर्मूले में दिया हुआ है विलयन का आयतन, लेकिन इसने कहा कि लीटर में रखो। और यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, विलयन का आयतन दे रखा है ml में, 500 ml। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 500 करोगे, लेकिन ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर दोगे। अब ये 1000 यहाँ ऊपर लिख दोगे, तो आप यूँ लिख सकते हो 20 × 1000 अपॉन 40 × 500। मैं सीधा से यूँ याद रखना कि अगर ml में होना तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, क्लियर है ऐसे। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया 5 चौक 20, और ये 4 एकम 4, यानी 1 m आ गई इसकी कंसंट्रेशन। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ अलग तरीके से प्रश्न को पूछ लेते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तो हो गया एक तरीका का क्वेश्चन, पास में 20 ग्राम अन्य OH है जो कि 480 ग्राम जल में घुला हुआ है, जल में घुला है। और इस कंडीशन में आपको घनत्व दे दिया 1.25 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको घनत्व दे रखा है। और फिर पूछ लिया कि इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करो, मोलरता ज्ञात करो। ये ऐसे क्वेश्चन आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले एक बात देखो, यहाँ पे विलयन का आपको आयतन नहीं दे रखा, यानी कि विलयन का आयतन हमें निकालना पड़ेगा। और विलयन का आयतन निकालने का बेस्ट फॉर्मूला है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। इस तरीके से निकाल सकते हो। इस तरीके से आप क्या करोगे, घनत्व आपको दे रखा है 1.25, द्रव्यमान यहाँ पे देखना, घनत्व हमेशा विलयन का है जो दिया हुआ है, इसलिए द्रव्यमान जो है वो भी आपको क्या रखना है, किसका रखना है, विलयन का रखना है। अब विलयन का द्रव्यमान मुझे बताओ कितना है, 480 + 20, विलेय का 20 ग्राम और 480 ग्राम किसका, विलायक का, दोनों का जोड़ के ही रखेंगे तभी वो विलेय का द्रव्यमान आएगा। विलेय का द्रव्यमान आप यहाँ पे रख दोगे 500 ग्राम, ठीक, 480 + 20, फिर विलयन का आयतन। अब आयतन अपने को निकालना था, अब इस आयतन को यहाँ रख दो और 1.25 इधर ले आओ, तो आपके पास में आ जाएगा आयतन बराबर 500 बटा 1.25। ये आ गया आपके पास में आयतन, यानी जिसकी हमें ज़रूरत थी वो हमने निकाल लिया। आयतन बराबर 500 बटा 1.25, ये आ गया आपके पास में आयतन। अब यहाँ ध्यान रखना कि ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, और यहाँ पे 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी ग्राम में है घनत्व है, तो इसका मतलब ये आयतन भी किस में आया है, ml में। ये ध्यान रखना है। अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं मोलरता का। मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय यहाँ अन्य OH है और विलाय कौन था, जल था, तो विलेय अन्य OH है वो कितना है 20 ग्राम, बटा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार अभी निकाला था पिछले क्वेश्चन में, कितना है 40, गुणा विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन है 500 बटा 1.25, अब ये तीसरा अंक है, ये ऊपर चला जाएगा तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ 1.25, ठीक।
अब मुझे एक बात बताओ, ये ml में है तो ml में जब भी आता है तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ऊपर से आप क्या कर देना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि वो नीचे लेके लिखा जाएगा और वो नीचे होकर के फिर तीसरा अंक ऊपर आएगा, तो इसलिए अपन पहले ही ऊपर लिख देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी करके बताया था। क्लियर। अब इसको सोल्व करते हैं। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया, ये आपका 4 जो है इससे कट गया, 5 का 20, ये 5 से 5 मल्टीप्लाई हो गया, कट गया, तो आपके पास में सिर्फ बचा 1.25 कैपिटल M लगाते हैं मोलरिटी के पीछे। ये आ गई आपके पास में सांद्रता। क्लियर है। तो कभी भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, ध्यान रखना विलियन का आयतन चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पे विलियन का आयतन नहीं दे रखा था, बल्कि हमें विलायक का द्रव्यमान दे दिया था। तो जब भी विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ होगा तो हमें घनत्व जरूर देगा। घनत्व दे रखा था, घनत्व दे रखा है, तो यहाँ पे घनत्व का फॉर्मूला लगा करके यहाँ द्रव्यमान बट्टा आयतन किया है। यहाँ पे अक्सर गलती ये होती है कि द्रव्यमान विलायक का ही रख के सोल्व कर लेते हैं, जबकि घनत्व विलियन का है तो द्रव्यमान आपको विलियन का ही रखना है। इसलिए इस 480 में उस विलेय के द्रव्यमान को भी जोड़ करके फिर 500 यहाँ पे पुट करना है, ये गलती नहीं करनी है। क्लियर। और ये जो आयतन आया इसको अपन ने कह दिया भाई आयतन मिल गया हमें। ये आयतन था 500 बट्टा 1.25, इसके 1.25 को ऊपर रख लिया था। फिर ये आयतन आया है ml में। ml में जब आए तो ऊपर से किससे गुणा करोगे, 1000 से, जिससे क्या हो जाएगा आपके पास में ये फॉर्मूला कट पिट करके आसान हो जाएगा, और ये 1.25 M कैपिटल M यानी मोलरिटी इस विलियन की सांद्रता आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसे कर सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट इकाई आपकी ओर है जिसका नाम है मोललता। क्या होती है मोललता, इसके बारे में बात। मोललता, और ये है मोललता, मोललता। देखो मोललता, मोलैलिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ये एक फ़र्क है। वो मोललता ही थी और ये क्या है, मोललता है, या यूँ कह दो मोल लता है। लता के क्या मोल है ये देखते हैं अपन इसमें। देखो मोलरता और मोललता में एक फ़र्क कर सकते हो कि वहाँ पे विलियन का आयतन शब्द आया था और वहाँ पे लिखा था 1 लीटर विलियन, तो जहाँ पे विलियन का आयतन आया वो ताप से प्रभावित होगी। क्लियर। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये आएगा कि आपके पास में 1 केजी विलायक है, सिर्फ यहाँ पे 1 केजी विलायक यानी 1000 ग्राम विलायक है यहाँ पे आपके पास में। वहाँ पे लिखा था 1 लीटर विलियन, और विलियन बोला इसका मतलब विले प्लस विलायक उसमें इन्वॉल्व था। इसमें बोल रहे हैं 1 केजी विलायक में। अब 1 केजी विलायक है तो इसमें हम क्या मिलाएंगे, कोई ना कोई विलेय मिलाएंगे। उस विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोल देते हैं, मोललता बोल देते हैं। तो मोलरता में तो ये था 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, वो मोलरता थी। और मोलैलिटी में क्या होगा, 1 केजी विलायक, अब ओनली विलायक है तो अपन को जितना भी विलेय उसमें मिलाएंगे उसके मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे, मोललता कहेंगे। तो फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा, मोललता बराबर ये होगा विलेय के मोलों की संख्या बट्टा, यहाँ विलियन का आयतन क्या करते थे, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, विलायक का भार केजी में। अगर आपको यहाँ ग्राम में दिया हुआ हो तो आप इसको 1000 से डिवाइड करके उसको केजी में बदलेंगे और वो ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देंगे उसको 1000 को। क्लियर है। अगर ग्राम में दिया हुआ क्वेश्चन में सेम वही बात, मोलों की संख्या को हम मोल बराबर क्या लिखते हैं, द्रव्यमान बट्टा अणुभार, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे इसी को एक नया फॉर्मूले का डिज़ाइन देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ मोलों की संख्या, और मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा अणुभार। तो द्रव्यमान किसका, जिसके मोलों की संख्या। मोलों की संख्या किसकी, विलेय की, तो विलेय का ही द्रव्यमान। फिर नीचे उसी का अणुभार, विलेय का ही अणुभार।
और गुणा, अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो फॉर्मूले में बचा है वो उसको पुट कर देंगे, तो आपके पास में आ जाएगा विलायक का भार, और वो भी किस में भाई, केजी में। केजी में अगर ग्राम में दिया हो तो ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। इसके लिए एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक KCl है जिसका वजन आपको दे रखा 7.45 ग्राम KCl दे रखा है, ठीक। और ये कहा गया है कि ये 200 ग्राम विलायक में है, विलायक में घुला हुआ है, घुला है, और कह दिया इसकी आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, मोललता ज्ञात करनी है, मोलरता नहीं, मोललता। तो देखो जो चीज़ें चाहिए थी वो अपन को क्वेश्चन में है, वो क्या है? सबसे पहले विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान चाहिए, फिर है विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार नहीं दे रखा, लेकिन इसने कह दिया कि KCl है, तो जब KCl कहा गया है तो KCl का अपन क्या निकाल सकते हैं? अणुभार निकाल सकते हैं। और KCl का अणुभार निकालने के लिए मैं आपको बताऊं, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है 39 अबाउट, और Cl का होता है 35.5, तो ये आपके पास में आ जाएगा 74.5 ग्राम प्रति मोल। ये आपके पास में आ गया KCl का अणुभार। भाई फॉर्मूला ये था, तो अपन अब क्या करेंगे? मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम अपॉन विलायक का द्रव्यमान कितना है, इसी का अणुभार, सॉरी विलेय का अणुभार जो कि कितना आया था 74.5 इंटू विलायक का द्रव्यमान 200 ग्राम। अब ये ग्राम में है तो इसलिए इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर कर देंगे इसको। अब भाई क्या है, इसको और ज़्यादा आप सरल करना चाहते हो तो इसके 2 जीरो हटाओ और 2 जीरो लगा दो पॉइंट हटा के, और इसका 1 जीरो हटा करके ऊपर लगा दो, या फिर इधर से कम ही कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक। और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना 1/2, यानी कि आपके पास में इतना आ गया 0.5 स्मॉल m, ये आपके पास में मोलैलिटी आ गई। तो इस तरह से आप ये क्या कर सकते हो, मोललता किसी की भी निकाल सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब अपन बढ़ते हैं अगली इकाई के ऊपर, जिसका अगली इकाई पर, जिसका नाम है मोल भिन्न। मोल भिन्न, या इसको मोल प्रभाज भी बोलते हैं, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो होता क्या है कि आपके पास में एक ऐसा विलयन है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई विलयन है, और इस विलयन में 2 घटक है, A और B, 2 घटक है, 2 अवयव हैं, यानी यूँ कह सकता हूँ कि विलेय और विलायक है। या आपको पता है घटक तो 2 से अधिक भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक विलायक में 2 अवयव मिला दोगे, 2 विलेय मिला दोगे, तो घटक 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पर मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे 2 घटक है, A और B, इसमें ये इन 2 घटकों से ये विलयन बना है। इसमें से ये जो A घटक है इसके मोलों की संख्या Na है, ये N1 मान लो, एक ही बात है, N1 से रिप्रेजेंट कर दो या Na मान लो, और इसके मोलों की संख्या जो है ना वो Nb है, ठीक है। तो हमारे पास में एक ऐसा विलयन है जिसमें 2 घटक है, A और B। घटक A के मोलों की संख्या Na है और घटक B के मोलों की संख्या Nb है, ठीक। तो अब इन दोनों घटकों में से एक घटक ने इस विलयन को बनाने में अपने कितने अंश दिए, उसके कितने मोलों की संख्या इसमें पार्टिसिपेट कर रही है इस पूरे विलयन को बनाने में, वो कहलाता है मोल अंश या मोल प्रभाज, या फिर उसको बोलते हैं मोल भिन्न। और इसको डिफाइन भी अपन एक अलग तरीके से करेंगे। जैसे कि आपको कहोगे, आपसे कोई कहे कि मोल भिन्न XA, इसका मतलब ये हो गया कि घटक A का मोल अंश कितना है, यानी इस घटक A के द्वारा इस विलयन को बनाने में कितना योगदान दिया गया, उसके कितने अंश है, मोलों के अंश है, उसको अपन मोल अंश कहते हैं। डिफाइन भी उसको इस फॉर्मूला से करेंगे। देखो कैसे, तो घटक A के मोलों का अंश निकालना है, जिसको अपन XA से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसको निकालने के लिए आपको पता, आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का पेपर है, अगर आपके 8 मार्क्स आए हैं तो आप ऊपर लिखते हो 8/10। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे दो घटक है ए और बी, उसके ए के मोल एन ए है और एन बी, बी के मोल एन बी है। तो आप कहोगे घटक ए के मोल है एन ए और टोटल घटक है एन ए प्लस एन बी। ये आ गया इस तरह से। ये जो होगा ना उसको बोलेंगे मोल अंश ए का, घटक ए का। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, किसी एक घटक के मोल अंश निकालने के लिए उसके मोलों की संख्या अपॉन दोनों घटकों के मोलों की संख्या का योग कर देना है। ऐसे ही एक्स बी, अगर यानी कि घटक बी का मोल अंश निकालना हो तो उसको लिखेंगे एन बी, यानी घटक बी के मोलों का अंश और सारे मोल एन ए प्लस एन बी, यानी दोनों घटकों के मोल अंशों का योग। ये कर देंगे। अब इसी से परिभाषा निकाल लेंगे। आपसे कोई पूछे मोल अंश किसे कहते हैं, डिफाइन करो, तो आप बताओ यहाँ पे ये क्या है, तो आप बोलोगे किसी घटक एक के मोलों का अंश, मोलों की संख्या है। फिर आप कहोगे ये क्या है, तो आप बोलोगे सभी घटकों के मोलों की संख्या का योग है। और ये क्या है, तो आप बोलोगे अनुपात है। इसी को क्या बोलते हैं, मोल अंश कहते हैं। तो डेफिनेशन हो गई, क्या हो गई कि किसी भी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल अंश जो होता है वो उस विलयन में उपस्थित उसके मोलों की संख्या तथा सभी घटकों के मोलों की संख्या का योग का अनुपात मोल अंश कहलाता है। ऐसे घटक बी के मोल अंश किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे उसके मोलों की संख्या तथा सभी घटकों के मोलों की संख्या का योग का अनुपात उसका मोल अंश कहलाता है या मोल भिन्न कहलाता है। क्लियर है। और इसका तरीका क्या हो गया, ये इस तरह से निकाल सकते हैं। अब ये कहा जाता है कि सभी मोल अंशों का योग जो होता है वो सदैव एक होता है, यानी कि सदैव सभी घटकों के मोल अंश का योग, मोल अंश का योग कितना होता है, एक होता है, एक होता है। वो कैसे निकाल सकते हैं, तो अपन कहेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, एक रहेगी। अभी देखते हैं कैसे। एक्स ए क्या है आपके पास में, तो आप कहोगे एक्स ए बराबर होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। और एक्स बी क्या है, तो आप कहोगे ये रहा एक्स बी की वैल्यू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये आ गया। इसको सोल्व करोगे तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी ही आएगा। ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा, एन ए। फिर ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा, प्लस एन बी। अब देखो ये ऊपर और नीचे से सेम है तो दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा, 1। इसका मतलब एक्स ए और एक्स बी का योग कितना आया, 1 आया। तो सभी घटकों के मोल अंशों का योग सदैव क्या रहता है, 1 रहता है। ये तो थी मोल अंश। अब जैसे आपसे कोई क्वेश्चन में से पूछ ले कि एक विलयन है जिसमें एक तो जल है, उसके मोलों की संख्या 1 मोल है, और एक आपके पास में एल्कोहल है, एथेनॉल है, ये एल्कोहल है, इसके मोलों की संख्या 2 मोल है। तो मोल अंश निकाल लो दोनों का। तो एक्स ए निकालने, यानी जल के लिए अपन कह देते हैं जल के मोलों की संख्या एक्स ए है। एक्स ए निकालने के लिए क्या करेंगे, जल के मोलों की संख्या 1 बटा सभी मोलों की संख्या का योग 1 प्लस 2 यानी कि 3। ये आ गया एक्स ए। इसी तरह से एक्स एल्कोहल का पूछे यानी एक्स बी पूछे तो बी एक्स बी के निकालने के लिए इसके मोलों की संख्या कितनी है, 2 मोल, और मोलों की संख्या का योग कितना है, 2 और 1 3। तो ये एक्स बी आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, एक्स ए आ जाएगा। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी अवयव, किसी भी विलयन में उपस्थित उसके घटकों के मोल अंशों का मोल अंश निकाल सकते हैं, यानी मोल भिन्न निकाल सकते हैं। आई थिंक ये समझ में आया होगी बात आपको। कई बार क्या होता है, सीधा मोल नहीं दिया हुआ होता है, द्रव्यमान दे देते हैं। जैसे जल के मोलों की संख्या नहीं दे रखा, ऐसे दे देते क्वेश्चन में कि इसके 2 ग्राम जल है। अब जल बोल दिया ना उसने, तो आपको पता है फिर मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा, और वो निकालने के लिए फिर क्या करना, 18 यानी उसके अणुभार से डिवाइड कर देना। ऐसे ही यहाँ पे इसके मोल नहीं दे रखे, ऐसे दे दिया कि आपको ऐसे कह दिया कि इसके 32 ग्राम है, ऐसे मान लो कोई
वजन दे दिया, इसका C2H5OH का द्रव्यमान दे दिया। तो यहाँ पे C2H5OH का पहले मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा, और C2H5OH के मोलों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान बटा अणुभार होता है। जैसे यहाँ पे किया, इसका मान लो कि जल का 2 ग्राम दिया हुआ था तो 2 ग्राम बटा 18 किया था, वैसे इसका ही क्या करते हैं, इसके द्रव्यमान जो कि मान लो कि 32 दे रखा था, और इसके नीचे क्या कर देंगे, इसका अणुभार लिख देंगे, यानी इसका अणुभार कितना होता है वो अपन निकाल देंगे। कितना होता है, कार्बन का, एक कार्बन का होता है आपके 12, तो यहाँ 2 तो कार्बन है, हाइड्रोजन टोटल 6 है तो +6, और ऑक्सीजन का होता है 16। इनको जोड़ करके क्या कर देंगे, यहाँ अणुभार पुट कर देंगे। तो पहले क्या करना है कि अगर जल का द्रव्यमान दिया हुआ हो तो पहले मोलों की संख्या में बदलोगे। एल्कोहल का भी द्रव्यमान, मान लो 32 ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है तो उसको अणुभार से डिवाइड करके मोलों की संख्या निकालोगे। फिर मोलों की संख्या निकालने के बाद में फिर ये फॉर्मूला पुट करके और सॉल्व करोगे। क्लियर है? तो अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन करना है खुद से ही, और वो क्वेश्चन ये है कि आपको ऐसे दे दिया 4 ग्राम H2O और 16 ग्राम C2H5OH में से प्रत्येक का मोल अंश निकालो। मोल अंश आपको ज्ञात करना है। क्लियर है? तो इसको करने का तरीका क्या करना है, पहले सबसे पहले जल के मोलों की संख्या निकालोगे, यानी Na निकालोगे। फिर एल्कोहल C2H5OH के मोलों की संख्या निकालोगे, यानी कि Nb निकालोगे। फिर फॉर्मूला आपके पास में है ये, इन पे पुट करके रख देना है। तो पहले Na और Nb निकाल लेना है। Na और Nb निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ। Na निकालने के लिए क्या करना, द्रव्यमान बटा अणुभार। इसका द्रव्यमान कितना, 4 ग्राम, और इसका अणुभार कितना, वो अपन इससे H2O का 18 होता है, कैलकुलेट करके रख देंगे। ऐसे इसका द्रव्यमान और इसका अणुभार करके मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो पहले मोलों की संख्या निकालना, फिर इस फॉर्मूले में पुट करके आप XA और XB यानी जल का और एल्कोहल का क्या निकालना है, आपको मोल अंश ज्ञात करना है। आई थिंक आपको ये सारी कहीं समझ में आई होगी। अपन अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इस टॉपिक को रिवाइज करें, और जब भी टॉपिक पढ़े पेन पेंसिल कॉपी जो भी है वो लेके बैठें, और उसको जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे खुद भी नोट करते जाएं। एक नोट्स तो अवेलेबल होती हैं, उसके अलावा आप नोट भी करते जाएं। ओके गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।